तो हम इससे पहले पढ़ लिए थे इन्वेंशंस के बारे में। हाँ, इन्वेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है, ये लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा चैप्टर 1 का, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का। इसमें बेसिक फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। इसमें है हमारे पास बेसिक फोर्सेस इन नेचर, तो लिख देते हैं भाई बेसिक फोर्सेस इन नेचर। बेसिक फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है इसमें? बेसिक फोर्सेस इन नेचर पढ़ना है। देखो बेसिक फोर्सेस इन नेचर ऐसे हम 3 या 2 का एग्जांपल देंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। तो ये सब हमारे पास फोर्सेस हैं नेचर में, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो फोर्स आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहा होगा कि फोर्स क्या है। सिंपल पुश और पुल, वो क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, तेज़ी से चलते हुए चीज़ों को रोक सकता है, धीरे चलते हुए चीज़ों को फास्ट कर सकता है, नहीं एक्सेलरेशन करा सकता है और डिसेलरेट करा सकता है, ठीक है। एक्सेलरेट कर सकता है और क्या कर सकता है? डिसेलरेट करा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और ग्रेविटेशन, हाँ 11th क्लास में हमारा ग्रेविटेशन क्या है, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और उसको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ना है हमको। उसके अंदर प्लैनेट के मोशंस के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल सेल का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर हमारे पास एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास भी है, ठीक है। उसमें हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर 1 पे, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो एक हमारे पास वो एक हमारा बेसिक फोर्सेस इन नेचर है, TATIONA, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड में अगर हम बात करें तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो दोनों एकदम होता है सेम। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, Gm1m2/r²। यहाँ पे G क्या है हमारे पास? G हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। m1 क्या है हमारे पास? मास है, ठीक है। m1 और m2 हमारे पास दोनों ही मास है। r हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। r हमारे पास क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका बॉडी ए मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, उसके बाद मास मानते हैं। इसका मास मान लो m1 है, ठीक है। ये बॉडी हमारे पास मान लीजिए कि b है, इसका मास हमारे पास क्या है? m2 है। और इन दोनों के सेंटर के बीच से एक लाइन अगर हम खींचे इन दोनों के सेंटर के बीच में, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे आएगा r, ठीक है। और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे पे क्या फोर्सेस लगाएंगे? इन दोनों के बीच का जो फोर्सेस होगा वो क्या होगा? देखिए F = G m1m2/r², ठीक है। क्या होगा हमारे पास इन दोनों के बीच का फोर्सेस? F = G m1m2/r², ठीक है। ये हमारा इन दोनों के बीच का जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, भी जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हम बात करें, ठीक है, किसका बात करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो उसका क्या होता है देख लीजिए, पहले इसको मिटाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये सब चीज़ों को थोड़ा तेज़ी में निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बचपन से आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9 में, बहुत छोटे थे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्लास 12th में पढ़ना है और सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही हमको देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अगर आपने क्लास 10th में अगर आपके टीचर ने बताया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो हो सकता है आपको मालूम हो। वैसे तो हमको लगता है कि आपको नहीं ही मालूम होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। सूखने नहीं से जल्दी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = K Q1 Q2/r², ठीक है। सेम आपको लग रहा होगा। देखिए यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो आपको एनालॉजी दिख रही होगी। F = G, यहाँ पे K, यहाँ पे m1, यहाँ पे q1, यहाँ पे m2, यहाँ पे q2, ठीक है। r², ठीक है। सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 बॉडीज होंगी, ठीक है। एक बॉडी मान लीजिए A, बॉडी मान लीजिए B। वहाँ पे हम मास कंसिडर किया था, यहाँ पे हम चार्ज कंसिडर करेंगे। इस पर मान लीजिए चार्ज है q1, इसे मान लीजिए चार्ज है q2। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है r। तो हम इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, K Q1 Q2/r²। ये हमारे पास लिख देते हैं कि K हमारे पास क्या है? K हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। Q1 हमारा चार्ज ऑन मास है या बॉडी ए, और Q2 हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन बॉडी बी, एंड R हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और दोनों ही ये आप देखिएगा, दोनों ही फोर्सेस क्या है, और डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दोनों ही हमारे फोर्सेस, अगर मान लीजिए हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r², ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन देते हैं। और हमारा अगर मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो कैसे है, 1/r², ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या सॉरी मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 इंटू m2। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो हमारा क्या है, वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम क्या लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों की अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। उनको हम अभी नहीं बताएंगे, जब हम आगे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे या जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे तब हम उसको कंसिडर करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। उसके बाद देखिए टुवर्ड्स यूनिफिकेशन का बात करें, ठीक है। देखो टुवर्ड्स यूनिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो देखो जितना भी लॉज है, ठीक है, जितना भी हम पहले इससे पहले वाला वीडियो बनाए तो उसमें हम यूनिफिकेशन का बात की है कि जो फील्ड है या जो मान लो फिजिक्स है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर एक चीज़ को हम देखते हैं या एक चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक ही चीज़ को पढ़ेंगे और उस फील्ड के अंदर अगर उस खास चीज़ को पढ़ते हैं, इक्वेशन को या मान लो फॉर्मूला या लॉ थ्योरी कोई भी चीज़ को पढ़ लेते हैं एक बार, तो उसी को हम क्या करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। पूरा उस फील्ड में हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, न्यूटन्स यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए आप यहाँ बात करते हैं, जितना भी हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हम है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये फ़ोन है, स्टैंड है, लाइट है, सभी चीज़ें, तो ये आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम बोलते हैं। जैसे अर्थ हमको खींच रहा है अपनी तरफ, तभी तो हम क्या है, अर्थ के ऊपर खड़े हैं, है ना। अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, कंपैरेटिवली मेरे मास से बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो मेरा मास मान लीजिए कि होगा 65 kg, मान लीजिए 65 kg है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में 65 kg के कंपैरिजन में अर्थ का मास कहाँ तक जाएगा, समझिए कि इन्फिनाइट। अगर 65 kg से कंपेयर करें अर्थ का मास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनाइट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस हम बता रहे हैं कि 65 kg से अगर हम कंपेयर करें अर्थ का मास, ठीक है, ये हमारा लिख देते हैं अर्थ का मास, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, जिसको हम कंसिडर करेंगे इन्फिनाइट, ठीक है। तो भाई जो फोर्स है वो किधर की ओर जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि मान लीजिए चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जिस डिस्टेंस जो है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भी होगा तो क्या होगा, -Q2 जो है फटाक से खींच के आ जाएगा Q1 के पास। तो ये चीज़ है, यूनिफिकेशन है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूनिफाई कर देते हैं फिजिक्स के अंदर सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ या बहुत सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद है कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। बेसिक फोर्सेस इन नेचर दो बताएं, सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए इस चैप्टर का, क्लास 11 का। जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, इसका 2 वीडियोज हम अपलोड किए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जितना हो सका उतना हमने कोशिश किया और कोशिश करते रहेंगे आगे, तो आगे और भी अच्छे कंटेंट को अपलोड करें और बनाएं। देखिए उसके बाद कंजर्वेशन लॉज है। देखिए हमारे पास 3 तरीके के यहाँ पे कंजर्वेशन के बारे में हम बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, समझिए कि एनर्जी, ठीक है। वैसे देखिए जो मास है वो लगभग कंजर्व्ड नहीं, जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या हम अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे ना तो हमको एक टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट
क्या होता है कि जो क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, जो क्वार्क्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो क्वार्क से बने होते हैं, 3 क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है। तो जो क्वार्क्स हैं, जैसे देखिए सिंपल सा इसको आप थोड़ा सा आपको बढ़िया से बताते हैं यहाँ पे कि बोल हम क्या रहे हैं। ऐसे बोलने से आपको उतने अच्छे समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन आप जानते होंगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास, चलिए मास से बात करें, सिंपल चीज पढ़ते हैं। तो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हमारे पास क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क, ठीक है। प्रोटॉन क्या से बने होते हैं? क्वार्क्स से बने होते हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स, इसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है। अप डाउन क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो क्वार्क जो है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना है, तो अगर प्रोटॉन का अगर मास का बात करें, ठीक है, प्रोटॉन का अगर मास का बात करें तो इन दोनों के मास को जोड़ेंगे तो प्रोटॉन का मास आ जाना चाहिए हमारे पास। ध्यान समझिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी कि प्रोटॉन, जो कि एटम के अंदर होता है। आप जानते होंगे कि भाई हमारे पास एक एटम होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? घूमते रहते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करके देखें पर ये डिवाइड नहीं होता, ये एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटॉन को हम क्या किए हैं? डिवाइड करके देखे हैं। प्रोटॉन को जब डिवाइड किया तो उसके अंदर हमको 3 क्वार्क्स मिला, जिससे प्रोटॉन बना हुआ है। तो वो क्वार्क्स जो है, ठीक है, वो जो क्वार्क है, अगर वो क्वार्क हम तीनों को जोड़ दें, जैसे 3 क्वार्क से बना हुआ है हमारा प्रोटॉन, तीनों क्वार्क को जोड़ दें तो हमारे पूरे प्रोटॉन का मास आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीनों क्वार्क का अगर हम मास जोड़ते हैं ना, तो प्रोटॉन का मास का सिर्फ लगभग 2% ही हमको मिलता है, ठीक है। और बाकी का जो 98% मास है, बाकी का जो 98% मास है, वो कहाँ से आता है? आप समझिए, ये जो हम 3 क्वार्क है इसको हम जोड़ें, ठीक है, तो उसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर आना चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं हुआ। इन तीनों का मास जब हम ऐड किए तो प्रोटॉन का सिर्फ 2% मास ही इन दोनों का पास था। बाकी का 98% जो मास था वो कहाँ से आया? इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? बहुत प्यारा से डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स अगर पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर में, तो उसमें हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। ये आप समझिए कंजर्वेशन लॉज होते क्या, यहाँ पे लिख देते हैं कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। देखिए कंजर्वेशन लॉज होते क्या हैं? किसी भी इंटरैक्शन के पहले, ठीक है, और बाद में वो जो कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कि हम मोमेंटम का बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यहाँ लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसमें देखो हमको पढ़ाया क्या जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। मोमेंटम आप जानते होंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मोमेंटम हमको निकलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ ड्रॉ करते हैं, वो वहाँ है, और इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ए, और एक बॉडी है मान लीजिए हमारे पास बी। तो इसका मान लीजिए मोमेंटम है P1, इसका मान लीजिए मोमेंटम है P2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने वाला है। समझिए कि यहाँ पे हम टाइम दे दिए हैं t=0, ठीक है। तो इनिशियल टाइम हमारे पास क्या है? जब t 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम ऐसे इंस्टेंट से देख रहे हैं जब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इनका मोमेंटम कितना था? P1 था और P2 था, ठीक है। क्या था? P1 था और P2 था। देखिए हम बोल क्या रहे हैं, मान लीजिए कि A जो है वो B से जाकर कोलाइड कर गया, ठीक है। A क्या किया? B से जाकर कोलाइड कर गया। तो होगा क्या कि जो पहले मोमेंटम था, जैसे मान लीजिए कि हम P1 + P2 करें, ठीक है, P1 + P2 करें, जो इनिशियल मोमेंटम था ऑफ द सिस्टम भी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पता नहीं बुक क्यों सिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में, कंजर्वेशन लॉज के बारे बाद दिया, ठीक है। पहले सिस्टम्स पढ़ाना चाहिए था बुक को, और इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहिए था, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताना चाहिए था, पर बुक ने पहले कंजर्वेशन लॉज के बारे में बताया है, ठीक है। या हम पढ़ा ही गया है कंजर्वेशन लॉज के बारे में पहले, और आइसोलेटेड सिस्टम या सिस्टम्स के बारे में बाद में बात किया गया है।
तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, जैसे मान लीजिए P1 + P2, ठीक है, पहले का जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों बॉडी का हम सम करके बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। P1 + P2 टाइम t = 0 P1 + P2 था। तो अब मान लीजिए टाइम t = t हो गया, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किए, जैसे यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन यानी कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब इंटरेक्शन, कोलिजन, जब क्या किया आपस में कोलाइड किए, ए बी सी जगह क्या किया कोलाइड कर गया, तो मान लीजिए ए का जो मोमेंटम था वो समझिए कि मान लीजिए P3 हो गया और बी का जो मोमेंटम है वो P4 हो गया, ठीक है। एट टाइम t = 0 पे क्या था मोमेंटम, P1 था और P2 था, और टाइम t = t पे कितना हुआ, P3 हो गया और ये P4 हो गया। ये हमारे पास ए का मोमेंटम हो गया और ये हमारे पास बी का मोमेंटम हो गया। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है कि जो P1 + P2 होगा, ठीक है, वो P3 + P4 के बराबर होगा, ठीक है। जो हमारा मोमेंटम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, इसका इक्वेशन का पूरा हम लोग ने डेरिवेशन भी कर रखा है क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, ये हमारा होने वाला है लास्ट टॉपिक, और इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम, इन्वायरमेंट एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी कंजर्वेशन लॉज है ना वो सभी हमारे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। या हमको अगर ये लॉ लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो हमको पहले उस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटेड मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हम क्या यहाँ पे आपको कन्वे करना चाहते थे, कि क्या हम आपको कन्वे करना चाहते थे। ये क्लास 11th जो है वो है बहुत मज़ेदार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब क्लास 10th में से 11th में आते हैं, उनका जब वो क्या होता है, नए नए स्कूल में जाते हैं, नए नए कॉलेज में जाते हैं, तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो भटक जाते हैं, उनका क्लास 11th बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने साथ ध्यान रखिएगा इसको। ये हम नीचे मार्किंग दे रहे हैं कि कहाँ नज़र आ रहा है वीडियो का पार्ट। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे चैप्टर 1 का। फिर इसके बाद हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर अपलोड करेंगे और हम क्लास 12 की अब क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं सिस्टम के बारे में पढ़ें, फिर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ें, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ें एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टम, इन्वायरमेंट एंड आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम, इन्वायरमेंट एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या है, जैसे हमारा ये पूरा यूनिवर्स है ना, ये हमारे पास क्या है, पूरा यूनिवर्स है। अब उस यूनिवर्स के किसी एक खास स्पेस में अगर हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स के किसी खास स्पेस में, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें ये हमारा रूम है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारा ये रूम है। अगर इसमें हमारा कुछ खास इंटरेस्ट है, ठीक है, खास इंटरेस्ट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सिंपल सा बात है क्या बोलते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। या मान लीजिए आप जिस रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसमें कुछ खास इंटरेस्ट रखते हैं, उस एरिया में या उस स्पेस में हम क्या करना चाहते हैं, कुछ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या मान सकते हैं, उसको सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, ये सिस्टम है, समझ आ रहा है। यूनिवर्स का कोई एक ऐसा स्पेस जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा कुछ खास इंटरेस्ट है, उसको हम क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट का बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा रूम है, इसमें हमारा कुछ खास इंटरेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारा कुछ खास इंटरेस्ट है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये सिस्टम, ये क्या है हमारा, ये सिस्टम है। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट। तो सिस्टम को छोड़ के जितना भी हमारे पास अगल बगल का सराउंडिंग है, ठीक है, इस रूम को छोड़कर यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है, जितना भी पार्ट, ठीक है, इन्फिनिटी तक जो एक्सपैंड करता है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए जो हो जाएगा इन्वायरमेंट, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा,
एक इन्वायरमेंट हो जाएगा, उसमें और भी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि हमारे पास जो हम बोले कि सिस्टम एनवायरनमेंट है, आइसोलेट सिस्टम का हम बात कर लेते हैं। सिस्टम क्या है जिसमें खास इंटरेस्ट है, इन्वायरमेंट क्या है, उस सिस्टम को छोड़कर जो इन्फिनिटी तक एक्सपैंड होने वाला स्पेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, सिस्टम का एक खास रूप। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए हम रूम को सिस्टम ना मानकर हम मान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं इस रूम को। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा कि इस रूम में, ठीक है, बाहर से ना कुछ आ रहा है ना इस रूम से कुछ बाहर जा रहा है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझिए कि अगर हम किसी जगह को आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं तो ना इस जगह से या इस सिस्टम से ना कोई चीज़ बाहर जा रहा है ना कोई चीज़ अंदर आ रहा है, ना लाइट आ रही है, ना किसी तरीके का एनर्जी बाहर जा रहा है, ना किसी तरीके का एनर्जी अंदर आ रहा है, ना हीट ट्रांसफर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये आइसोलेटेड, एकदम आइसोलेट कर दिए इसको। आप सुने होंगे ना कि आइसोलेशन, होम आइसोलेशन का नाम सुने होंगे कोरोना टाइम में। तो होम आइसोलेशन का मतलब क्या है कि घर के अंदर हम क्या है, आइसोलेटेड है, बाकी दुनिया से क्या है, आइसोलेटेड है, कटे हुए हैं, ना हम बाहर किसी से मिल रहे हैं ना कोई हमसे अंदर घर में मिलने आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्यों बनाते हैं, जब हमको कंजर्वेशन लॉज लगाने होता है ना तो हम आइसोलेटेड सिस्टम ही उसको कंसिडर करते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, तो हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं कि बाहर से किसी भी तरीके का फोर्स उस सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा। जैसे आपको हम बताएं कि ए और बी था जो बॉडी, जैसे यहाँ पे बनाते हैं, फिर ये जो बॉडी ए था और ये जो बॉडी क्या था, बी था, जब आपस में इंटरेक्ट किया, जब आपस में क्या किया, ये ए जाकर बी को ठोक दिया पीछे से। ठीक है, कोलाइड हो गया, ये ए क्या किया, कोलाइड किया बी से, तो हम क्या किए कि ए और बी को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में मान लिए। ठीक है, कि इसके अगल बगल क्या हम किए, एक सिस्टम बना दिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिए, जिसमें क्या है कि कोई चीज़, कोई भी फोर्स ना इस सिस्टम के अंदर घुस रही है, ना कोई भी फोर्स इस सिस्टम से बाहर जा रही है, न किसी तरीके की एनर्जी यहाँ से एस्केप हो रही है, ना किसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे अंदर घुस रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट टॉपिक, चैप्टर 1 क्लास 11 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और उतने हार्ड नहीं है हमारे पास इस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, बंद करते हैं वीडियो।